नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस हफ्ते हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, मेरा जो पहला सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल में कल खबरें आ रही थी कि 5 MLCs ने पार्टी छोड़ दी है, तो क्या चल रहा है? क्या सब कुछ इस समय ठीक है आरजेडी में, और वो भी इस समय जब बिहार के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं? नीलू जी, आरजेडी में सब कुछ ठीक है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में कुछ भी ठीक नहीं है। भारतीय लोकतंत्र का ये एक ऐसा काल है जिसमें बहुत आसानी से कोई किसी सिंबल पर जीत के आए, साम दाम दंड भेद से आप उसे खारिज कर दें, उसे अपनी ओर ले लें। हमने राज्यसभा तक में देखा है जहां डिफेक्शन अभूतपूर्व, मतलब उसका प्रेसिडेंस उस रूप में नहीं था। हमने गोवा में कहानी देखी, मणिपुर में देखी, अभी हाल में ही मणिपुर में जब लगा कि कांग्रेस के इमोबी सिंह वो स्टेक करेंगे क्लेम, तो उनके यहाँ सीबीआई पहुंच गई। हमने अपनी जीती जागती सरकार खो दी। हम अपोजिशन में बिहार में बाय डिफॉल्ट है, ना बाय एक्सीडेंट है। डिफॉल्ट टेम्पलेट था कि हम सत्ता में थे। तो जब सत्ता प्रतिष्ठान का ये रुख हो गया है कि देश की दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि वो एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन स्टेट में देश को कन्वर्ट कर दे, तो उसमें राजद के स्वास्थ्य की चिंता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लोकतंत्र के स्वास्थ्य की चिंता हम सबको होनी चाहिए। तो मनोज जी, आप क्या इस बात का हिंट दे रहे हैं कि ये जो 5 MLCs थे उनको नीतीश कुमार की पार्टी ने या बिहार सरकार ने उनको खरीद लिया है? क्या आप ये इंडिकेट कर रहे हैं बिल्कुल क्लियरली? देखिए, साम दाम दंड भेद, ये 4 चीजें हैं। इसमें दाम का भी रोल है, साम का भी रोल है, दंड का भी रोल है, भेद का भी रोल है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि नीतीश जी, पहली बात तो नीतीश जी की पार्टी को अलग मत देखिए। वो मूलतः भाजपा के एक फोटोकॉपी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और नीतीश जी ने संभवतः भाजपा से अगर कोई चीज अच्छे से सीखी है तो वो ये है कि किस प्रकार हारी हुई पार्टी को सत्ता में ले आओ, किस प्रकार दूसरी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को तोड़ लो। तो एक जो वो शेर बहुत मशहूर है, मैंने पार्लियामेंट में भी जब तेलुगु देशम के सांसद उधर गए थे तो मैंने कहा था, उसी को हक है जीने का इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो ये एक लेजिटिमाइज कर लिया है बीजेपी ने। लेकिन मनोज जी, आपकी पार्टी आरजेडी भी किसी जमाने में ही नीतीश कुमार के साथ साथ थी, साथ साथ उठती थी, साथ साथ बैठती थी, और साथ साथ बिहार में राज्य भी करती थी। नहीं, इससे इनकार कहाँ है नीलू जी? इनकार बिल्कुल नहीं है। नीतीश जी ने जब कहा कि मैं संघ मुक्त भारत की कल्पना कर रहा हूं, तो हम तो भरोसा करने वाले लोग हैं, भरोसा कर बैठे। उन्होंने कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। हम भरोसा करने वाले लोग हैं। गरीब गुरबों की पार्टी है, बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, और जब भरोसा टूटा तो बहुत कष्ट हुआ। और जाहिर तौर पर 17 के उस महीने को हम कभी नहीं भूल सकते कि एक हारी हुई मैनिफेस्टो की पार्टी को नीतीश जी सत्ता में ले आए। तो जाहिर तौर पर हम रिग्रेट नहीं करते हैं कि हम उनके साथ गए, रिग्रेट इस बात का करते हैं कि हमने भरोसा बड़ी आसानी से कर लिया। लेकिन मनोज जी, ये तो चलिए साम दाम दंड भेद की बातें हो गई, और किस तरह से बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है वो किस तरह से सारे हथकंडे अपना रही है कि कैसे एमएलएस को खरीदा जाए और पार्टी को तोड़ा जाए। लेकिन अगर मैं आरजेडी की मुख्य रूप से बात करूं, अगर आरजेडी में एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर मैं पूछूं आपसे, तो एक ये परसेप्शन बन रहा है दैट आरजेडी इज लूजिंग रेलेवेंस ऑन द नेशनल सीन। क्या उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म होता आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पार्टी के जो एमएलएज हैं, चलिए खरीद फरोख्त भी हो रही है, लेकिन उस चीज़ को आपकी पार्टी रोक क्यों नहीं पा रही? और आपने प्रीएम्प्ट नहीं किया कि चुनाव का समय है, ऐसा हो सकता है, तो व्हाई कांट योर पार्टी कीप योर फ्लॉक टुगेदर? पार्टी में क्या कमी है? पार्टी को क्या करना चाहिए और क्या चुनौती है उसके सामने? देखिए नीलू जी, चुनौती बहुत है, लेकिन आपने कहा कि क्या आरजेडी नेशनल लेवल पर रेलेवेंस खो रही है। अगर रेलेवेंस खो रही होती तो अभी आपके साथ में बातचीत में नहीं होता। अगर आपने मुझे बातचीत के लिए बुलाया है तो जाहिर है कि हमारा रेलेवेंस कहीं ना कहीं है। और आप सदन, चाहे बिहार का, और अगर उच्च सदन को देख लें दिल्ली में, तो जितने भी नेशनल लेवल के इश्यूज हुए हैं, इसमें भाजपा ने एक ब्रूट मेजॉरिटी, मैनिपुलेटेड मेजॉरिटी के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना के चरित्र तक को खारिज कर दिया।
अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत वोकली इसके खिलाफ थी तो मैं गर्व के साथ कहता हूं वो राष्ट्रीय जनता दल है। हाँ, हम संसाधन से कमजोर हैं और ये कोई नहीं जानता है। राजनीति अब संसाधन का खेल है। वैश्विक पूंजी राजनीति का की दिशा और दशा तय कर रही है, लेकिन इससे लड़ना होगा। चुनौतियां हमारे समक्ष नहीं है, मैं नहीं मानता, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हम भाजपा के इलेक्शन मशीन से लड़ रहे हैं और भाजपा की ये खूबसूरती है कि महामारी के काल में भी ये प्रवासी मजदूरों की चिंता 3 लॉकडाउन तक नहीं करती है, लेकिन 72,000 एलईडी सेट्स लगा करके लोगों तक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करना चाहती है। एक ऐसा दल जिसके अंदर मानवीय संवेदना ना हो, जो एक मशीन की तरह व्यवहार करे, उससे लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं इस चुनौती को। मनोज जी, मैं ये कह रही थी, आपने कहा कि संसाधनों की कमी है पार्टी में, वो आपने खुद एक्सेप्ट किया कि ये एक चुनौती है जिस पर आपकी पार्टी को काम करना है। लेकिन जहाँ तक मनी पावर की बात है, आपके जो 5 MLCs थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, उनमें 2 ऐसे हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो लालू जी से भी बहुत क्लोज माने जाते थे। और जब चुनाव सिर पे होता है और एक ऐसे कोई 2 मुख्य MLCs जिनका कि वो पैसे से भी रसूख वाले थे और वो पार्टी की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते थे, तो आपको लगता है, आप क्या एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है उन MLCs का जाना ऐसे समय में? देखिए, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने फिक्टिशियस ग्राउंड पे जाने का निर्णय ले लिया, अब उनको मैं सिर्फ मुबारकबाद दे सकता हूं। अचानक में कल से तर्क दे रहे हैं कि 15 साल का विकास और उनको बड़ा प्रभावित किया, तो फिर 15 साल आप हमारे साथ क्यों थे? यानी आपने वो वक्त जाया किया, तो रिग्रेट करिए, माफी मांगिए कि 15 साल गलत जगह थे और उसी गलत जगह की वजह से आप सवाल ये भी उठता है, आप उनको बधाई ज़रूर देंगे मनोज जी, आप उनको बधाई ज़रूर देंगे, लेकिन क्या उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, तो पार्टी की तरफ से अब क्या कोई पहल होगी उन्हें वापस मनाने की, वापस बुलाने की? क्या आपकी पार्टी ऐसा करेगी? नीलू जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे और मेरी पार्टी थोड़ी वैचारिकता को प्राथमिकता देती है। अगर कोई व्यक्ति और या व्यक्ति का समूह जाने का निर्णय लेता है, तो उसके बाद अगर मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, कांग्रेस के ऐसे नेता लोग गए हैं जिनके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो अगर ये राजनीति का एक ऐसा अद्भुत दौर है, जिस दौर में तो मैंने कहा कि हम जिनसे लड़ रहे हैं उनके पास अद्भुत संसाधन है। अब मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। हमारे अधिकांश मंच जो चुनाव में बनते हैं वो तखत पे बनते हैं, मुश्किल से 1500 से 2000 रुपए का खर्चा आता है। बीजेपी का कोई भी मंच लाखों रुपए से कम का नहीं बनता है। तो ये मंच की तुलना ही कर लीजिए, बाकी चीजों की नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, नैरेटिव सेट करने का पूरा एक मेन स्ट्रीम मीडिया में जो उनका दखल है और जिस प्रकार मैनिपुलेट हो रही हैं चीजें, तो इसलिए मैंने कहा चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, चुनौतियां हैं कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बड़े वर्ग से लड़ रहे हैं। चुनौतियां ये हैं कि राष्ट्र और एक व्यक्ति को पर्यायवाची बना दिया गया। चुनौतियां ये हैं कि मैं अपने मुल्क को महफूज रखने के सवाल पूछूं तो आप मुझे कहेंगे देशद्रोही हो। मुल्क और मुल्क की सरकार एक बना दी गई है। ये चुनौतियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 5 व्यक्ति का जाना, 6 व्यक्ति का जाना, इसके सामने कोई भी चुनौती नहीं है। और अगर ये व्यक्ति जाने का निर्णय ले चुके हैं, लेकिन फिक्टिशियस ग्राउंड पे, मनोज जी, मैं ये कह रही थी कि चलिए ये तो लोग जो चले गए वो चले गए, आपके आइडियोलॉजिकल जो भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन अब पार्टी को रिवाइव करने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है आरजेडी के सामने? क्योंकि जो एक सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स इतने सालों से आरजेडी करती हुई चली आ रही है, जो लालू जी ने भी किया, और क्या उस पॉलिटिक्स का आज कितना महत्व है और क्या वाकई में पार्टी रेलेवेंट हो पाएगी अगर सोशल जस्टिस की बात करती है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है और एक ऐसी धारणा बन रही है कि जब आरजेडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी जैसी जो पॉलिटिकल दल है, अगर वो सोशल जस्टिस की बात करती है तो वो आज के ज़माने में लोग, उनके जो टेकर्स हैं वो बहुत कम हैं। तो कितना आप अग्री करते हैं उस चीज़ से? मैं नेता प्रतिपक्ष ने अभी तकरीबन 15 दिन पहले और कई दफ़ा रिपीट किया है, अब हमारे सामने इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस का ट्विन गोल है। ऐसा नहीं है कि सोशल जस्टिस के तमाम मुकाम हासिल हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक जस्टिस के तमाम मुकाम हासिल हो गए हैं। मंजिलें अभी बाकी हैं।
और वो मंजिलें अब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनौतियां एक अलग किस्म की है जहां आपके नैरेटिव को खारिज कर दिया जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी बिहार के संदर्भ में जी। हम लोग एक ऑल इंक्लूसिव एजेंडा को लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा वह इंतजार करिए, हम जोन वाइज प्रोवाइड करेंगे, जोन वाइज, कमिश्नरी वाइज, कि हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल का क्या एजेंडा है, एम्प्लॉयमेंट का क्या एजेंडा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या एजेंडा है, एजुकेशन, जो कि व्यक्तिगत रूप में भी मुझको बहुत परेशान करता है। क्योंकि अब नीतीश जी ताली बजवा लें, वो उनके बारे में एक मशहूर है कि वो चीफ एडिटर हैं कई अखबारों के बिहार में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संवाद आपकी मीडिया की तरह से या सोशल मीडिया से लोगों तक पहुँचे। ये इंक्लूसिव एजेंडा होगा, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लिए कुछ ना कुछ हमारे पैकेज में होगा, और वो मैनिफेस्टो की शक्ल में नहीं होगा, वो एफिडेविट की शक्ल में होगा, हलफनामा होगा बिहार के लोगों के साथ। और फिर बिहार जज करे कि उन्हें 15 साल की प्रसार प्रचार वाली सरकार चाहिए या एक नई सरकार चाहिए जो जमीन पे कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर पाए। लेकिन क्या आप कितने कॉन्फिडेंट हैं मनोज जी कि आपकी जो पार्टी है वो बिहार की जनता को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव दे पाएगी? क्योंकि जहाँ पे नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, गुड गवर्नेंस के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम नीतीश कुमार को भी कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम करें तो जो दूसरा एक पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस जो एनडीए में नज़र आता है, वो दूसरा पॉइंट है नरेंद्र मोदी जी का, कि एक मोदी फैक्टर है। अगर नीतीश के बल पर एनडीए जीत नहीं पाया तो मोदी जी के दम पर जीत लेगा। तो इतने बड़ी एक पावर स्ट्रक्चर को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव देना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा सर? बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव की जहाँ तक बात है कि बिहार में आप किसी से पूछिए, 17 के बाद जब हम सत्ता से बाहर आए हैं, तमाम मुद्दों पर हमने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव राय रखी है। अभी भी हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए अशोभनीय भाषाओं का इस्तेमाल होता है। हमने अपने तय कभी नहीं कोशिश की किसी के लिए भी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हो। अब आते हैं सुशासन बाबू। अगर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर चुप्पी के बावजूद कोई व्यक्ति सुशासन का कहलाने का हकदार है, जाहिर है इसका मतलब वो बच्चियां आपके लिए मायने नहीं रखती। वो गरीब घर की बच्चियां थी, उनके साथ रेप हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, सरकार ने दबाने की कोशिश की। जब हमने हंगामा किया, दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, नेता प्रतिपक्ष ने उसको कोऑर्डिनेट किया, तब जाकर के थोड़ी बहुत हुई है। और अब जब कल उत्तर प्रदेश से वो खबर आ रही है, तो मुजफ्फरपुर मॉब लिंचिंग हो रही है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कई लोग जब कहते हैं 15 साल बनाम 15 साल, भय बनाम भरोसा, ये स्लोगन दिया है। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा नीलू जी कि एक डेटा रख लिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष खुद कह चुके हैं कि हमसे गलतियाँ हुई उन 15 वर्ष में, इसलिए हम सत्ता से बाहर हैं। लेकिन एक डेटा कंपैरिजन का हो ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ, ऑन लॉ एंड ऑर्डर। अगर उस मैं डेटा, सरकारी डेटा पे ही बात करूंगा, अपना डेटा नहीं। हम डेटा अपने रसोई में प्रेशर कुकर में नहीं बनाते हैं, अनलाइक माय अपोनेंट्स। मनोज जी, क्या मैं ये मान के चलूं कि जितने भी इश्यूज आपने उठाए हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, सेफ्टी ऑफ विमेन हो, आपने अभी शेल्टर होम का जो पूरा माजरा था उसके बारे में बात कही, तो क्या यही सारे मुद्दे हैं जो आरजेडी आने वाले चुनाव में लेकर आएगा? मैं क्या समझ के चलूं, क्या यही मानूं कि जो इलेक्शन नैरेटिव है वो इन इश्यूज पर चलेगा? इन्हीं इश्यूज पे चलेगा, पॉजिटिव एजेंडा होगा। हमें आप लाख गाली गलौज हमारे साथ करिए, हम एक अपशब्द आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम बिहार को ये बताना चाहते हैं, वी आर एक्चुअली अ पार्टी विद अ डिफरेंस। हम आपके पास एक पॉजिटिव एजेंडा लेना चाह रहे हैं, और आप एक बार ट्रस्ट करिए, और हम आपको महीनेवार एफिडेविट देंगे कि इस महीने में ये करेंगे। अगर हम गलत हुए, आप हमें खारिज कर दीजिए। यही लोकतंत्र है। अच्छा मनोज जी, राबड़ी देवी को अब हटा दिया गया है एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये कितना बड़ा झटका है? अगर जहां तक हम पार्टी की छवि की बात करते हैं, पार्टी की स्टैंडिंग और पोजीशन की बात करते हैं विद इन द विधानसभा, तो हाउ बिग इज अ सेटबैक? इट इज इंडीड अ सेटबैक, और हमें उम्मीद नहीं थी। राबड़ी जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थी, और जिस तरह से इन्होंने सबोटाज किया है हमारे 5 विधान पार्षदों को लेकर के, मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि हमारे लिए सेटबैक है। लेकिन एक बात मैं और भी कहूँगा,
नीलू जी, कई दफा इतिहास में हमारी ऑबिचुअरी लिखी गई है। मैंने खुद एक दफा, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत महान पत्रकार हैं, उन्होंने 2010 में कहा था कि आरजेडी तो खत्म हो गई, इसका मृत्यु। मैंने कहा कि सुनिए, ऑबिचुअरी लिखने का काम जनता का है, ये टेलीविजन स्टूडियोज में नहीं हो सकता। एंड वी केम बैक। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार की आवाम ये के तो बात साथ मैं बिल्कुल लालू जी आपकी का, मानती हूँ आपकी। जी। बिहार की आवाम के साथ लालू जी का व्यक्तिगत हाँ तौर हाँ, पर बोलिए मनोज जी, मैं सुन रही एक, हूँ। हाँ, लालू जी का व्यक्तिगत तौर पर एक ऐसा रिश्ता है कि आप बिहार की कल्पना लालू जी के बगैर नहीं कर सकते। लाख कह लीजिए, आज मुसीबत में है, मुसीबतें क्यों हो रही हैं ये भी हम जानते हैं, लेकिन लालू जी ने बिहार के सत्ता समीकरण का व्याकरण बदल दिया। अगर लालू जी नहीं होते ना, आज सुशील मोदी जी की बीजेपी में पूछ नहीं होती और जदयू नाम की कोई इकाई नहीं होती। आप लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि देख लीजिए, अभी भी जकड़े रहते 30 साल पहले पुरानी रवायतों में। तो एक बार तो मैं चाहता हूं, ईमानदारी से जदयू और भाजपा भी लालू जी को बिग थैंक यू बोले, क्योंकि वो ना होते तो शायद उनका भी वर्ग चरित्र इन दोनों दलों का वही होता। लालू जी से अलग आप बिहार को नहीं देख सकते। आज भी वो जिन परिस्थितियों में भी है, बहुत आसान नहीं है किसी आदमी के लिए लालू प्रसाद यादव बने रहना। ये हम कभी इतिहास तय करेगा, आज समकालीन नहीं तय कर पाएंगे, क्योंकि आज बिल्कुल हाँ, जी हाँ हुजूर, जी हाँ हुजूर वाले लोग बहुत प्रोन्नति पा रहे हैं, राजनीति में उनकी पूछ हो रही है। जो जी हाँ हुजूर नहीं बोल रहा है आज के सत्ता के नायकों को, उनके लिए मुसीबतें हैं, लेकिन इतिहास मुसीबतों के विलग जाकर के लिखा जाएगा और वो बताएगा कि लालू प्रसाद यादव क्या था। लेकिन आपकी बातें सुन के लग रहा है कि जो लालू जी की कमी है वो पार्टी में बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। वजह चाहे जो भी हो, आज वो मुसीबत में है, पार्टी के लीडर के रूप में आज वो गाइड करने के लिए पार्टी को नहीं है। अब उनकी एब्सेंस में इस समय जो तेजस्वी यादव जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और आए दिन मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ती रहती हूँ जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव की जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ रनिंग द पार्टी इज़ नॉट वेरी पैलेटेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ आरजेडी। तो कितना सही है कि बहुत ही एक उनका डिक्टेटोरियल स्टाइल है चलाने का, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या स्टाइल है तेजस्वी का, और क्या पार्टी वाले उनको कितना मानते हैं लालू जी की एब्सेंस में? देखिए, मैं एक बात तो कहूंगा, लालू जी की एब्सेंस तो मायने रखती है। लालू जी की एब्सेंस सिर्फ मेरे दल को मायने नहीं रख रही है, पूरे बिहार को मायने रख रही है, बल्कि मैं सच कहूं तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में अक्सर मैं सोचता हूं, हाँ। सदन में मुझको कई लोग कहते हैं, पार्लियामेंट में, काश लालू जी होते, काश लालू जी होते। तो ये लालू जी का संदर्भ है, उनकी प्रासंगिकता है। रही बात तेजस्वी जी के बारे में ये कहना कि डिक्टेटोरियल है, तो मैं तो इसको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये प्लांटेड चीजें हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट important listener I have come across in political life। सुनने वाले लोग नेतृत्व में कम होते हैं, उनमें सुनने की क्षमता है, नंबर एक। और अनलाइक जो लोग कहें व्यक्ति केंद्र में है, जाहिर है कि वो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन हमारे दल में सामूहिकता एक महत्वपूर्ण चीज है, जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनका एक फ्रेम पहले से तय है कि कैसे तेजस्वी यादव को, कैसे लालू जी को, कैसे इस परिवार को इवैल्यूएट किया जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप हमारे दल में छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़ा से बड़ा नेता, हर दल में कुछ भिन्नताएं होती है, मत भिन्नता होती है। किसी एक मुद्दे पे हम 5, 7, 10 लोगों की एक राय नहीं हो सकती है। मनोज जी, कुछ और भी इश्यूज हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उन इश्यूज पे आने के पहले एक आपकी पार्टी के संदर्भ में जो एक सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि नवंबर के चुनाव आते आते काफ़ी सारे आरजेडी के जो एमएलसीज हैं वो स्विच ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपना पाला बदलकर वो शायद एनडीए में चले जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए पार्टी क्या करेगी, आरजेडी क्या करेगा? अच्छा, एक मैं इसको उलट करके सवाल आप ही से पूछ लेता हूं। उनको रोक करके आरजेडी को क्या फायदा होगा अगर उन्होंने तय कर लिया है कि वो भाजपा जदयू के साथ खड़े होंगे? तो जाहिर तौर पर हमें कोई फायदा नहीं है ना। इसका मतलब एक उस तरह के इरप्शन को हम टेम्पररी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह के लोग हमारे साथ हैं, जो अभी भी मेरा भरोसा,
नहीं है। अगर इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और रास्ता तय कर रहे हैं तो वो कर लें, ताकि हमें ये स्पष्ट हो कि इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हम किन पे भरोसा कर पाए और किन को मान पाए कि ऐसे सहयात्री हैं जो साम दाम दंड भेद के समक्ष झुकेंगे नहीं। चलिए, ये तो बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, इनफैक्ट कुछ महीने बचे हैं चुनाव में, और आरजेडी के कितने लोग जाते हैं या एनडीए के कितने लोग आके वापस आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ शामिल होंगी। लेकिन अब मैं दूसरे मुद्दों पर आऊँगी। अभी हाल में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें आरजेडी नहीं थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी, और ऐसी जो मुख्य पार्टीज़ हैं उनका उस ऑल पार्टी मीटिंग में ना होना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का इशू है, वो क्यों नहीं बुलाया? जो बुलाने का जो क्राइटेरिया है, इंक्लूजन का, एक्सक्लूजन का, आपने सवाल भी किए कि क्या क्राइटेरिया है, वो बताया जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्यों आरजेडी को नहीं बुलाया गया? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा और काफ़ी कोशिश की, क्योंकि बताया गया डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि 5 मेंबर होने चाहिए। तो मैंने राज्यसभा के वेबसाइट की लिंक भेज दी कि साहब कहीं आपको। फिर मैंने ये भी लिखा प्रधानमंत्री जी को कि चलिए, अगर मेरे 5 तो हैं, अगर 5 नहीं होते तो जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम विषयों पे बात होती है, ऑल पार्टी का मतलब होता है ऑल पार्टी। आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ऐसे अवसर होते हैं जब इंसान को सीने की कहानी से आगे निकल करके हृदय पे आना चाहिए और हृदय को विशाल करना चाहिए। मनोज जी, इंडो चाइना जो स्टैंड ऑफ जो इस समय ईस्टर्न लद्दाख में देखा जा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? कांग्रेस ने कहा है कि इट्स अ कंप्लीट मिसमैनेजमेंट, और चाइनीज ट्रूप्स अंदर आ गए बिल्कुल भारत की टेरिटरी पर, लेकिन फिर भी एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक भी चाइनीज सोल्जर नहीं आया था। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? अगर मैं इंडो चाइना स्टैंड ऑफ की बात करूं तो आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? पूरे देश को कुछ नहीं पता, पत्रकारों ने लिखा, सरकार ने कहा कुछ नहीं है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑल इज वेल का टॉनिक बेचा गया। फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप इस अफसाने में आते हैं। वो कहते हैं कि मैं आर्बिट्रेट और मीडिएट करने को तैयार बैठा हूं। हम सत्ते में आ गए, हमें कुछ नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप को पता है। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम एमईए, डिफेंस मिनिस्ट्री। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि पहले व्यक्ति थे रक्षा मंत्री जिन्होंने स्वीकार किया जो हम देख रहे थे, जो दिक्कतें थी। प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री जी के बयान के ठीक विलग डिनायल मोड में चले गए। उन्होंने कहा कोई इंट्रूजन नहीं हुआ। नतीजतन क्या हुआ? चाइना यूज्ड हिज स्टेटमेंट टू विंडिकेट इट्स पोजीशन गलवान वैली को लेकर के। अब देखिए, वी लॉस्ट आवर सोल्जर्स टू बार्बरिज्म। जेनेवा कन्वेंशन कहीं नहीं दिखा। आपने उस तरह का पोजीशन देखा सरकार की तरफ से? हमें चिंता है ना कि राष्ट्र और व्यक्ति, सरकार अलग चीजें हैं। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, आप मुझे सरकार को मोहब्बत करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। और अगर यही प्रथा इस मुल्क में रही होती तो 62 में अटल जी संसद का सत्र नहीं बुला पाते, और एक स्लोगन चलता था 62 में, घर का दुश्मन घर में बैठा, बाहर भेजे फौज, नेहरू मेनन घर में बैठे मना रहे हैं मौज। आज मैं कह सकता हूं लिंच कर दिया जाऊंगा। आज सवाल आप नहीं पूछ सकते। सरकार की कमजोरियों के बारे में सवाल पूछना, मैं तो यहां तक कहूंगा कि रसिया इंडिया चाइना वाली मीटिंग में अभी हमें शामिल नहीं होना चाहिए था। जब तक बॉर्डर पे कंक्लूसिव डिसीजन ना हो और जब तक ये तय ना हो, कितने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना के। हमारी तरफ से कोई रिबटल नहीं है। दूसरी तरफ नेपाल में अहम बात बोली आपने, एक बहुत अहम, हाँ, आपने एक बहुत अहम बात बोली कि इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ अभी चल रहा है और इस ट्राइलैटरल मीटिंग में भारत को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। एक बहुत अहम बात बोली आपने। लेकिन समय कम है और सवाल भी बहुत ज़्यादा है मनोज जी, इसलिए मैं आपसे बहुत जल्दी से ये बात पूछना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें और देश में जो जिस तरीके की हलचल इस समय मची हुई है, उसमें एक वैश्विक महामारी है कोरोना की, इकोनॉमिक राहत किसी भी एंगल से नज़र नहीं आ रही है। एक 20,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन जो हालात हैं इस समय हर सेक्टर के, जॉबलेसनेस चारों तरफ है, इन मुद्दों को विपक्ष कैसे उठाएगा? क्योंकि सरकार तो ऐसी सरकार है जो कि किसी की बात सुनती नहीं है। तो विपक्ष अब इन बातों को किस तरह से इसको रेज करेगा?
देखिए, अभी कई दफा जब मीटिंग हुई उसमें भी हमने ये बात रखी, और हम इसको, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जो राहुल जी ने भी कहा और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, हमने भी कहा, नॉन इनकम टैक्स की फैमिली को अब 7,500-8,000 रुपया कम से कम कमिंग 4 मंथ्स तक दो। पता नहीं सरकार क्यों नहीं कर पा रही है ये। इसका फायदा सिर्फ ये नहीं है कि कंजम्पशन जनरेट होगा, डिमांड एंड सप्लाई पे इसका असर पड़ेगा। अगर इतनी मौलिक अर्थशास्त्र की समझ नहीं है या वो संचेतना नहीं है तो वो दिक्कत है। कोविड को लेकर के भी मैं आपके माध्यम से कहता हूं दुख के साथ, फर्स्ट टू लॉकडाउन तक माइग्रेंट वर्कफोर्स की कोई चिंता नहीं हुई। बाद में आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं माइग्रेंट वर्कफोर्स के लिए, आपके लिए हम ये कर देंगे, 125 दिन का कर देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले हम सबको तो माफी मांगनी चाहिए कि प्रवासी मजदूरों की चिंता किसी के मध्य नहीं थी। तीसरी चीज, मैं लगातार हर माध्यम से कह रहा हूं, अभी के जो हालात हैं, जब माइग्रेंट वापस गए हैं, आपको मनरेगा के मैंडेज में वृद्धि करनी चाहिए और मनरेगा के वेजेस में। अगर इतनी सारी चीजों को सरकार नहीं समझ पा रही, असल में इस सरकार के साथ दिक्कत सिर्फ ये है ना, ये बहुत आत्म केंद्रित और आत्ममुग्ध लोग हैं। खास करके प्रधानमंत्री जी को लगता है कि उनके पास हर मर्ज की दवा है, और कई दफा इस तरह की चिंता से क्या हो जाता है, इस तरह के चिंतन से, कि एक बड़ा वर्ग वो इनकी चिंताओं से, समझ से अछूता रहता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो लगातार कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, उनकी कोर टीम से। और एक बात तो हमेशा कहेंगे नीलू जी, एक बात हमेशा कहेंगे, इस मुल्क में जवाहरलाल नेहरू जी से लेके आज तक व्यक्ति और राष्ट्र एक चीज नहीं है। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, कई पार्टियां विलीन हो गई, मुल्क जिंदा रहेगा। इस जिंदा मुल्क की रवायतों को बरकरार रखना ये हमारा कर्तव्य है। सरकार के लिए मोहब्बत से मुल्क नहीं महफूज रहता। चलिए, तो सारी पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब अपने अपने तरीके से मोदी जी को नसीहत दे रही हैं। अब मोदी जी उस नसीहत को कितना फॉलो करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलते चलते आप क्या कहेंगे मोदी जी से? उसके बाद मैं प्रोग्राम अपना समाप्त करूंगी। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा मोदी जी से, हाथ जोड़ करके, सर, विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल करके मुल्क को महफूज रखने की तमाम कोशिशें करें। विपक्ष की सलाह को आलोचना में मत डालिए। जिंदा विपक्ष रहेगा, महत्वपूर्ण विपक्ष रहेगा तो सत्ता को रोशनी मिलती रहेगी। आत्म केंद्रित विश्लेषण और आत्ममुग्ध चिंतन से बाहर आइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि विपक्ष की सलाह को उसकी आलोचना ना समझे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, लेकिन अब ये बातें सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि सारी जो प्रक्रियाएं हैं इस समय सिर्फ नरेंद्र मोदी और जो प्रधानमंत्री हैं उनके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। सारी पावर स्टेट्स को दे दी गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही पार्टी है और एक ही दल है, एक ही व्यक्तित्व है जो पूरे देश को चला रहा है। खैर, मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।